इम्पोर्टेंट है। देखिए, हर चीज़ की इम्पोर्टेंस तो होती है, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस समय अनुसार ज़्यादा हो जाती है और समय अनुसार थोड़ी कम भी हो जाती है। आजकल जो आप फेस देख रहे हो मार्केट के अंदर और टैरिफ वॉर का देख रहे हो, अगर आप 10 बार मार्केट्स के बारे में चर्चा कर रहे होंगे तो कम से कम 7 बार टैरिफ का नाम बोलते हो, 2 बार एफआईएस का नाम बोलते हो और 1 बार इंडिया की इकोनॉमी या फिर जीडीपी या फिर अर्निंग्स के बारे में बोलते होगे। ये एक रफ अनुमान है कि जब भी हम आपस में चर्चा करते हैं तो मेजॉरिटी समय हम टैरिफ पे बता रहे हैं। भले ही हमारा उससे सरोकार है या नहीं है, हमने उसको जानते या नहीं है, हम पता नहीं उसके बारे में पढ़ते या नहीं पढ़ते, लेकिन अगर आप मार्केट्स में हैं तो टैरिफ नाम की इस बला से आपको रूबरू रोज ही होते हो और आप चर्चा का विषय भी है। तो इसलिए एफआईज घट तो गए हैं, जितने थे पिछले 15 दिनों में 50% कम हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एफआईज की ज़्यादा चर्चा ना तो एंकर्स पूछने के तौर पर करते हैं, ना ही गेस्ट बताने के तौर पर करते हैं, क्योंकि माहौल ही वैसा नहीं है। तो एफआईज की होल्डिंग घटी है 21% की। एक किस्म से देखा जाए तो ये अच्छा है। आपको मान लो किसी चीज़ से दर्द होता है और मैं आपका ध्यान भटका के कहीं आपका ध्यान और रखूं और आप फटाफट से पीछे से इंजेक्शन लगा दूं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हुआ क्या है। एग्जैक्टली एफआईज के साथ यही हुआ है। एफआईज की होल्डिंग 40% से 20% आ गई। ये आपको पता ही नहीं चला क्योंकि आप तो टैरिफ में फंसे हुए थे या फिर डोनाल्ड ट्रंप के बयान हम सब सुन रहे थे या उसका रिएक्शन भी देख रहे थे। तो एक गलत भी नहीं है कि जो दिख रहा है, जो ज़्यादा हावी है मार्केट्स पे, वही होगा भी और वही देखना भी चाहिए। तो फिलहाल एफआईज की होल्डिंग भले 21% आ गई है, लेकिन एक किस्म से ये अच्छा हुआ है कि सब ऊपर से धुएं में ही ये पीछे हो गया। अगर अब वापस से मार्केट को एफआईज को इंडिया में लौटना है, क्योंकि 26% पहले तो 90 डेज के लिए पॉज कर दिया, इन एनी हाउ अगर नेगोशिएशन हो गए तो हम 26% भी नहीं देखेंगे, तो शायद इंडिया में एफआईज का रुख वापस आएगा, क्योंकि मिस्टर गवर्नर ने जस्ट 24 घंटे पहले जीडीपी का अनुमान आपको दिया FY26 के लिए, जो कि 6.5 है। 6.7 से 0.2% टैरिफ को इंक्लूड करके दिया। अब तो टैरिफ ही अपने आप में ब्लेंड हो गया। तो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एफआईज की होल्डिंग आने वाले दिनों में इंडिया में काफ़ी अच्छे से बढ़ेगी और 20 से वापस 40, 45%, 50% तक भी जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कम से कम 40% तक आते आते निफ्टी यहां से 1000 पॉइंट ऊपर हो जाएगा। आज थोड़ा गैप है, मैं 22,800 के आसपास मोटा मोटी मार्केट को समझ लेता हूं। 1000 पॉइंट जोड़ूंगा तो 23,800 के आसपास एफआईज भी मेरे को लेके आ सकता है। तो मेरे पास दो चीजें हैं, पहला टैरिफ का रिलीफ या उसका डेल्यूशन या उसकी ब्लेंडिंग कि आपको सीधा सीधा उसका असर ना आए, और दूसरा इंडियन मार्केट्स अपनी अर्निंग्स दिखा देगा। अगर अर्निंग्स में सब कुछ चंगा सी टाइप रहा तो वो वापस जरूर आएंगे इंडिया के अंदर। तो अगले 1.5 से 2 महीना मार्केट्स में अच्छा प्ले आ सकता है इन्हीं दोनों के बेसिस पर कि टैरिफ के अंदर फेडिंग हो रही है और एफआईएस की मार्केट्स के अंदर वापसी हो रही है। तो ये तो पहला पॉइंट था जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैंने होल्डिंग्स बताया। दूसरा इंजन गाड़ी का है वो डीआईज का रहता है। टिपिकली डीआईज अभी भी 77% से ज़्यादा होल्ड करके बैठे हैं। ये टैरिफ चरम पर चल रहा था जब चाइना के साथ, तब भी बैठे थे। जब चाइना को छोड़ के सभी जगह रिलीफ आया, ये तब भी बैठे हैं। तो मैं डीआईएस को ये इंपॉर्टेंस मानूंगा और मेरे को ऐसा लगता है कि डीआईएस का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले 1-1.5 साल के अंदर इतनी बड़ी होल्डिंग डीआईएस की नहीं देखी है जो मैं अब देख रहा हूँ, क्योंकि एफआईएस की प्रॉब्लम इंडिया ना होके थोड़ा ग्लोबली और भी है, तो इसलिए उनकी प्रॉब्लम्स अलग है। बट डीआईएस को इंडियन मार्केट के अंदर जो फालतू की फ्रॉड थी वैल्यूएशन के नाम पे, वो हटी है, इसलिए टिके हुए हैं और टिके भी रहेंगे शायद ये। और मेरे को लग रहा है अगर 24,000 भी आ जाएगा तब भी शायद होल्डिंग्स में 2-4% से ज़्यादा की और कमी नहीं आएगी। ये अपने मेंटेन रखेंगे अपनी पोजीशंस को। तो डीआईएस की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है एंड थैंक यू डीआईएस कि आपकी वजह से काफ़ी हद तक बाजार को कंसोलिडेशन का मौका मिल रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है रिटेल के पास कितना होल्डिंग्स है। रिटेल के पास 57-58% के आसपास की होल्डिंग है। ये आज और अगर 1-2 दिन में एफआईज आ जाते हैं वापस से तो ये थोड़ी कम होगी। ये जैसे 50% के आसपास आपकी पहुंच जाएगी या उसके थोड़ा नीचे, तो आप समझ लेना मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में चला गया है। फिर एफआईज और डीआईज मिल के बाजार को काफ़ी तेज़ी से ऊपर लेके आ सकते हैं। तो ये मैंने रफ में डीआईज का, एफआईज का और टैरिफ वाले मैटर्स को रफ में आपके सामने कैलकुलेट करके रखा है। तो विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि एफआईआईज जितनी बिकवाली कर रहे हैं उसके ठीक सामने संस्थागत घरेलू संस्थागत निवेशकों का लगातार बाजार को संभालना, लगातार बाइंग करना
काफ़ी हद तक सपोर्ट डेवलप करता है। और इस महीने की शुरुआत से अगर देखिए, अप्रैल के महीने की शुरुआत से 4 अप्रैल एक ही दिन को अगर छोड़ दीजिए, एफडीआईज ने लगातार खरीदारी का रुख अपनाया है, जहां पर एफआईआईज लगातार बिकवाली की जा रही है। लेकिन चलिए अब आज के ट्रेड सेटअप की तरफ बढ़ते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, जिस तरह के सेंटिमेंट्स, एक दिन की छुट्टी के बाद अब भारतीय बाजार खुलने वाले हैं। बुधवार का सेशन अमेरिकी बाजार के लिए धुआंधार रहा। आकाश, भारतीय बाजार कल खुले होते, वहां पर स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट डेवलप जरूर हुए होते, लेकिन आज के सत्र में अगर आप देखें, यूएस मार्केट में कल मुनाफा वसूली देखने को मिली। और अगर बुधवार के सेशन में निफ्टी की क्लोजिंग देखेंगे, क्रेडिट पॉलिसी आई, एज एंटिसिपेटेड पॉलिसी थी, बावजूद इसके मार्केट के सेंटिमेंट्स जो थे वो कमजोर रहे। 22,400 के आसपास निफ्टी ने बिकवाली के साथ लाल निशान करीब 150 अंकों की गिरावट पर क्लोजिंग दिखाई। बाजार में निफ्टी के लिए आज सेटअप कैसा होगा, डिम्पी? मानसी, निफ्टी का अगर आप सेटअप चेक करना चाहें तो निफ्टी के अंदर अभी भी हम उस जोन से तो बाहर नहीं निकले जहां पे खतरा पूरी तरह से टल जाएगा, ये तो नहीं कह सकते अभी आप। 22,800 वाला चार्ट एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाइएगा। ये मैं आपको 2-3 पॉइंट से ही क्लियर करता चलता हूँ, चार्ट भी दिखाते रहना साथ में। पहला पॉइंट, अगर आप सबको याद होगा तो हमने 3-4 दिन पहले भी ये बात बोली थी, अगले 10 दिन में आप टैरिफ नाम की इस चीज़ को भूल जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी शुरुआत कर दी है। पिछले 4 दिन में हमने आपके सामने ये पॉइंट रखा था कि देखेगा कि सिर्फ ये 2 देशों का आपस का निजी प्रॉब्लम बन के रह जाएगा और सारे देश किसी न किसी तरह से अपने आप को इस टैरिफ वाले जाल से बाहर निकाल देंगे। एग्जैक्टली वही होने जा रहा है। ये 90 डेज सिर्फ नेगोशिएशन के लिए दिए गए हैं और ये नेगोशिएट करके सारे लोग बाहर निकल जाएंगे। आप लिख लीजिएगा, जब 90 दिनों के बाद हम वापस इंडिया और यूएस आपस में टैरिफ की बात बोल रहा होगा तो हम 26% वाली कैटेगरी में नहीं होंगे। ये मेरा अपना अनुमान है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाजार ने के रिएक्शन इस पे दे दिया, बाजार ने भी रिएक्शन नहीं दिया इस पे। तो रिएक्शन कैसे देगा ये आपको मैं चार्ट के जरिए एक बार बता देता हूँ। ये तो बॉटम वाला एरिया है जो ग्रीन कलर की आप लाइन इस समय स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मल्टीपल बॉटम है। ये कौन सा है? वही 22,000 का लेवल है। 21,800 से 22,000 का सपोर्ट है। पहले भी हम देख चुके हैं, फिर से हमने देखा और इसके ऊपर आके ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन ये गैप अप, गैप डाउन, दोनों चीज़ें हमने दोनों दिन में देख ली है। अभी भी हम खतरे में टले नहीं है क्योंकि हमने 22,800 को पार नहीं किया। जो नीली कलर की लाइन आप देख पा रहे हैं ये वो 22,800 है। आप ऐसा समझ लीजिएगा ये टापू है एक किस्म का, इसके ऊपर चले जाएंगे तो आप स्ट्रॉन्ग हैंड्स में आ जाएंगे। इसके अगर नीचे रहेंगे तो आपके पास कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आज आपको 3 चीज़ें नोटिस करनी पड़ेंगी। पहला कि आप खुलते कहाँ पर हैं, इसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है कि गैप अप हो रहा है। भाई ये तो परसों ही पता हो गया था कि आप गैप के साथ खुलेंगे। अनफॉर्चुनेटली कल स्टॉक मार्केट बंद था। क्वेश्चन ये है कि खुलने के बाद क्या होगा, उसके बाद बाजार और चलेगा कि बाजार नीचे आ जाएगा। तो मैं इसका एक लाइन में आपको जवाब देता हूं, उसका एक नंबर है 22,800। आप बंद हुए हो 22,400 पे, 400 पॉइंट का गेन आपको मिलेगा। मैं स्पॉट टू स्पॉट कैलकुलेशन कर रहा हूं, फ्यूचर का लेवल डाल रहा हूं। 400 पॉइंट का अगर गैप मिल जाता है, 22,800 के ऊपर खुलते हो, 1 घंटा 22,800 के ऊपर निकालते हो, तो मेजॉरिटी ऑफ द समय आप देखना 22,800 के ऊपर ही रहोगे और कोई बड़ी बात नहीं कि आप 23,000 की तरफ भी बढ़ो। ये है पहला पॉइंट। अगर 22,800 के हम नीचे खुलते हैं तो क्या होगा, तो ये थोड़ा प्रेशर बनाएगा और हो सकता है अगर 1 घंटा हम 22,800 के नीचे रहे तो वापस से प्रेशर बनाएगा। ये चार्ट के जरिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, 1 मिनट के लिए चार्ट लेके आइएगा। 22,800 के ऊपर आने पर आपका जो बेरिश पूरा पैटर्न है खत्म हो जाएगा, ये वाला हिस्सा, और आप वापस से बुल में आ जाएंगे। यानी कि ये एक बार का बेस, ये दूसरी बार का बेस, तीसरी बार का और चौथी बार का बेस आपके काम आएगा। लेकिन अगर जैसे ही इसके नीचे रहेंगे तो वीक होगा। तो आज ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस चीज़ की है कि 22,800 के हम कितना ऊपर और कितना नीचे रहते हैं। आपको लग रहा होगा सर इतनी बड़ी खबर है, सिर्फ आप 22,800 पे आके रुक गए हैं। हाँ, मैं रुक गया हूँ क्योंकि आज का ही ट्रेड डिसाइड करेगा अगले 10 दिन आप कैसे ट्रेड करेंगे। अगर आपने 22,800 के नीचे ट्रेड किया, अगले 10 दिन आपका फोर्स नहीं बनेगा, प्रेशर ही नहीं बनेगा मार्केट का। और अगर 22,800 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, क्लोज उसके ऊपर कर रहे हैं, तो अगले 10 दिन के लिए आपका फोर्स बन सकता है शॉर्ट कवरिंग का, और आपकी डेरिवेटिव एक्सपायरी 23,000 की रेंज में जाके होगी और 23,200-300 तक के हमारे अपने निजी टारगेट्स हैं। तो ये रफ मैंने आपको बता दिया कि मार्केट्स की कैलकुलेशंस क्या कहती है चार्ट से, और यही एग्जैक्टली आपको डाटा भी कहेगा। आप पुट कॉल रेशियो चेक कर लो, एफ की होल्डिंग चेक करो, आपको सब कुछ ऐसा ही दिखेगा। 4 शेयर F&O बैन में भी हैं, उनमें थोड़ा आराम से काम करना। अदरवाइज जो मैंने आपको बताया, क्योंकि पोजीशंस काफ़ी लाइट हैं, मैं आपको इसका ना ओपन इंटरेस्ट भी दिखा देता हूँ। 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर
1,75,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं तो मिडल ऑफ द एक्सपायरी, मतलब मिडल ऑफ द सीरीज सॉरी, कम से कम 2 लाख होता है। तो 25,000 कॉन्ट्रैक्ट कम है वैल्यू के हिसाब से, आप चेक कर रहे होंगे, यहाँ पे वैल्यू लिखिए, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा हम लाइट हैं, तो इसलिए थोड़ा रेट करेंगे। एक और चीज़ जो आपको आज ध्यान देनी है आशीषा और मानसी, वो है विक्स। विक्स का टूटना बहुत ज़रूरी है। अरे अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि 90 डेज़ का भैया पॉज दे रहा हूँ, अब तो विक्स तोड़ दो, कि अभी भी विक्स खड़ा रहेगा। तो विक्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। विक्स का टूटना और कम से कम 17 पे आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सस्टेन नहीं कर पाएगा जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। और बढ़ता हुआ विक्स ये बताने के लिए सफिशिएंट था कि कुछ ना कुछ हो रहा है। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि विक्स खड़ा हुआ, ना जाने पता नहीं अभी और क्या क्या होगा। और हमने रात को डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न देख लिया। अभी भी अगर विक्स नहीं टूटा तो फिर पता नहीं है कि फिर से यू टर्न हो गया, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, तो इसलिए विक्स पे ज़्यादा ध्यान देना और 22,800 पे ज़्यादा ध्यान देना। उसके बाद तो ना मेरे को सुनने की ज़रूरत है, ना आपको जानने की ज़रूरत है, मार्केट आपको अपने आप बताता जाएगा क्या करना है। तो 2 चीज़ें आज मेरी तरफ से, पहला 22,800 के ऊपर कितना समय हम निकालते हैं, और दूसरा विक्स कितना टूटता है। मैं सिर्फ इन दोनों चीज़ों को देखूंगा और कुछ नहीं। एक और बात, ऑप्शंस वाले कृपानाथ आज काम ना कीजिएगा, 3 दिन की छुट्टी है, आपकी टाइम वैल्यू खत्म होती जाएगी, इसलिए ऑप्शंस वाले आज थोड़ा सा दूर रहें। आज लेना है तो भले फ्यूचर लेना, ऑप्शंस मत लेना। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स निफ्टी पर जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए और कुछ रणनीति जहां पर आपको डिम्पी ने बताई। लेकिन इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो ये भी 270 अंक टूटकर 50,250 के आसपास बंद होता हुआ नजर आया था। लेकिन दिन के निचले स्तर से अच्छी खासी रिकवरी भी यहाँ पर दिखी थी। डिम्पी, क्या बैंक निफ्टी में आज के सत्र में आउट परफॉर्मेंस नजर आ सकता है एज कम्पेयर टू निफ्टी? नहीं, आउट परफॉर्मेंस नहीं आएगा, क्योंकि आउट परफॉर्मेंस की जगह इसमें नहीं है। आउट परफॉर्मेंस की जगह आईटी में है। आईटी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। अगर आप रिकवरी में भी देखोगे तो नैस्डैक 12% उस दिन ऊपर जाके बंद हुआ था। कल हालांकि थोड़ा ब्लेंड हुआ है, 4% टूट गया नीचे, लेकिन फिर भी अगर आप आईटी पे आज मेरा ज़्यादा ध्यान होगा एज़ कम्पेयर टू, अगर इंडेक्स चर्निंग के हिसाब से देखें तो। खैर, मैं बैंक निफ्टी पे आ जाता हूँ। मैं बैंक निफ्टी में आप देखेंगे ना, तो इसके पुराने वाले लेवल्स जो कि पैनिक लोज थे वो तो हमने टेस्ट ही नहीं किए। उससे पहले ही अगर हम टूटे तो यहाँ पे आके एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पे आके फिर से फंस गए, और ना ही हमने डैमेज किया था। आज फिर से यहाँ से ऊपर हो जाएंगे। ऊपर होने में फिर से हम कंसोलिडेशन की रेंज में आ जाएंगे, जो कि 50,800 से शुरू होगी। ध्यान रखा जाए 50,800 और 22,800, इन दोनों की बड़ी इंपॉर्टेंस है। हम 50,200-300 के आसपास बंद हुए हैं। अगर 600-700 पॉइंट जोड़ भी दें तो 50,800 के ऊपर कितना रहते हैं ये अगले 10 दिन डिसाइड करेंगे। आई रिपीट माई सेल्फ, वैशाली मैम भी आ गई हैं, वो भी आपको थोड़ा और गाइड कर देंगी। लेकिन मेरी अपनी जितनी स्टडी है, शायद वैशाली मैम भी इससे इत्तेफाक रखेंगी कि 22,800 और 50,800 के हम जितना ऊपर रहेंगे, हम उतना प्रेशर क्रिएट करेंगे कि हमको थोड़ी शॉर्ट्स की स्क्वीजिंग हो। हालांकि पोजीशंस ऑलरेडी काफ़ी लाइट हैं, तो शॉर्ट कवरिंग भी बहुत बड़े पैमाने पर नहीं आएगी। ये खिसका खिसका के बाजार को थोड़ा और ऊपर ले जाएगी। इसलिए बहुत बड़ा एग्रेशन और बहुत बड़े डिप्रेशन की तैयारी ना करना। आज अगर आप विक्स टूट जाता है तो ये बस आज का ही गैप मिलेगा, उसके बाद फिर ठंडा होता जाएगा बाजार। तो इसलिए आज विक्स पे, मार्केट्स के सारे क्रिटिकल लेवल्स पे वेट एंड वॉच के साथ आप काम कीजिएगा। पॉजिटिव व्यूज़ रखा है मैंने और सारे लेवल्स वगैरह अच्छे से बता दिए। आज गैप के बाद खरीदना है क्या सर? गैप के बाद खरीदने के लिए मैंने आपको दोनों लेवल्स बता रखे हैं, 22,800 और 50,800। इन दोनों के ऊपर अगर आप क्लोज करते हो जाओगे, भले लेके चले जाना, तब मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वैशाली पारिक इस बीच मेरे साथ स्क्रीन पर दिख रही है मेरे को। वैशाली मैम, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ये बात पहले ही थोड़ा थोड़ा हिंट हो रहा था डाटा से कि डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं मार्केट वैसे रिएक्ट नहीं कर रहा है ना। तो ये यू टर्न भी हुआ, दिख भी गया, लेकिन विक्स नहीं टूट रहा था। अगर आज विक्स नहीं टूटता तो हमको प्रिपेयर रहना चाहिए कि एक और धमाका होगा। अब वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, बट होगा जरूर। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। सो यस, मार्केट एक्चुअली एवरी डे इज अ रोलर कोस्टर राइड।
एक दिन देखे तो निफ्टी टोटली अप है, फॉरेन मार्केट्स, दूसरे दिन देखे तो वापस डाउन है, तो अपने को तो लेवल्स ही देखने हैं। सो नियर टर्म जैसे कि अपनी बात हुई है 21,800 का सपोर्ट है, वो इंटैक्ट, और आज के दिन के लिए रखेंगे तो 22,200 का एक सपोर्ट, और जैसे कि आप भी बता रहे हैं 22,800 का रेजिस्टेंस है। व्यू तो वही है, 22,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट रेजिस्टेंस आ रहा है 23,200। सो आपने जैसे आईटी का सेक्टर का भी जिक्र किया, मैं भी आईटी बोल ही रही थी दैट यस ओवरसोल्ड हो चुका है, बट अलॉन्ग विद दैट आप ध्यान देंगे तो इवन एनर्जी इंडेक्स, मतलब रिलायंस ने बहुत ही कंट्रीब्यूट किया था ऑन वेडनेसडे के, एक स्ट्रेंथ दिख रही थी, अलॉन्ग विद दैट ओएनजीसी, ये सब स्टॉक्स। सो आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक पे ज्यादा ध्यान रहना चाहिए, और निफ्टी के लेवल्स में डिस्कस करेगी है। ठीक है, निफ्टी का लेवल ऑलमोस्ट आपके और मेरे मैच कर गए। आप भी कह रहे हैं कि 22,800 की इंपॉर्टेंस है, चला तो हम 23,200 तक भी आएंगे, और आपने सपोर्ट बता दिया जो कि 22,200 का है। विशाली मैम, आपके शेयर्स कौन से हैं आज के? तो मैं एक रेकमेंड करूंगी ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया टेक्निकली क्वाइट वेल प्लेस्ड है, करेक्टिव मूव भी आ चुका है, डबल बॉटम भी नियरली 335 लेवल्स के ऊपर किया है। सो 349 का जो क्लोज हम देख रहे हैं, ये स्टॉक मैं रेकमेंड करूंगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 335। टारगेट रहेगा 380 टू 400, ये एक पोजिशनल ट्रेड रहेगा। और दूसरा जो मैं रेकमेंड कर रही हूँ वो है एनएचपीसी, जो 84 के लेवल्स पे चल रहा है, 80 के स्टॉप लॉस के साथ 90 का टारगेट।